नमस्कार। आज की वीडियो में हम अंध महासागर के नित्तल के उच्चावच के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने महासागर के नित्तल के उच्चावच यानी कि एक महासागर में उसके अंदर जो उच्चावच पाए जाते हैं, उच्चावच में जैसे कि महाद्वीपीय, मगन तट, ढाल, गर्त, कटक, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद हमने प्रशांत महासागर के नित्तल के उच्चावच के बारे में चर्चा की और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अंध महासागर के नित्तल के उच्चावच के बारे में चर्चा करेंगे। इट मीन बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन। सबसे पहले अगर हम बात करें अंध महासागर की, जिसको अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है, तो ये जो अंध महासागर है, आप सभी को इसकी लोकेशन ध्यान में होगी। अगर नहीं पता तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता रही हूँ। आप एटलस खोलिए या फिर आपके पास जो भी विश्व का नक्शा हो तो उसमें आप देखना कि अगर विश्व के नक्शे में हम देखेंगे, एक तरफ यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इसी के जस्ट नीचे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर यूरोप और एशिया दोनों मिले हुए हैं महाद्वीप। इसके नीचे है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इसके मध्य में ये जो भाग है इसको अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर कहा जाता है। इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। संपूर्ण क्षेत्रफल अगर इसका देखें विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है। और वहीं अगर हम प्रशांत महासागर के साथ इसका कंपैरिजन करें तो प्रशांत महासागर की तुलना में ये इसका क्षेत्रफल 1/2 भाग है, यानी कि बिल्कुल जितना प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है उसका बिल्कुल आधा है। अभी मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई, तो इस लोकेशन के आधार पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी शेप कैसी है, एस अक्षर के समान है, यानी कि जो इंग्लिश का कैपिटल एस है उस अक्षर के समान अंध महासागर का आकार है। और अब इसी के आधार पर अगर हम देखें तो यह प्रमाणित होता है कि प्रारंभ में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सब क्या थे, आपस में मिले हुए थे। बाद में आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वैगनर। तो उसमें बताया गया है कि उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका अलग होकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए, यानी कि ये इससे अलग हुए तो ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गए और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए। और इसके बाद अंध महासागर का निर्माण हुआ। तो यानी कि ये जब आपस में जुड़े हुए थे तो ये इनसे हट गए, तो हटने की वजह से ये तो इधर हो गए, तो बीच में जो स्पेस बचा वहाँ पर पानी भर गया, तो वहाँ पर क्या था, अंध महासागर का निर्माण हुआ। अंध महासागर के दक्षिण में अगर बात करें तो यह दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है। भूमध्य रेखा की ओर यह निरंतर संकरा होता जाता है। उत्तर की ओर चौड़ाई फिर पुनः बढ़ने लग जाती है। और अगर हम इसमें देखें अंध महासागर में, तो इसमें क्या है, महाद्वीपीय, मगन तट, ढाल, मध्य अटलांटिक, कटक, इसके बीच में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है, आप नेट के एग्ज़ाम में, आरपीएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम में देख सकते हो कि मध्य अटलांटिक, कटक का बहुत बार इसमें क्वेश्चन आता है। तो मध्य अटलांटिक, कटक इसके बीच में पाया जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें बताते हैं कि जो अंध महासागर है, तो इसमें अगर हम देखें महाद्वीपीय मगन तट, तो इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है। तो मगन तट की बात करें तो यह अंध महासागर के दोनों तटों पर पर्याप्त विस्तृत है। हाँ, कहीं पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो कहीं पर यह 2 से 4 किलोमीटर ही रह जाती है। और अगर वास्तव में देखें तो मगन तट की चौड़ाई समीपी तट के उच्चावच पर आधारित होती है, यानी कि अगर कहीं पर तट के पास पर्वत की स्थिति देखने को मिलेगी तो वहाँ पर मगन तट क्या होगा, संकुचित होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो कि क्या है, अगर कहीं पर्वत की स्थिति है तो वहाँ पर मगन तट कैसा मिल रहा है, संकुचित मिल रहा है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बिस्के की खाड़ी से जो उत्तरमाशा अंतरीप के बीच अफ्रीका का मगन तट है, तो वो इसका एग्जाम्पल है। ब्राज़ील का मगन तट क्या है, संकरा हो गया है।
और इसके विपरीत अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मगन तट जो 240 से 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं। तो इस प्रकार क्या है कि अगर कोई मतलब यहाँ पे समीपी कोई ऐसी चीज़ हो जैसे पर्वत वगैरह हो तो वहाँ पर मगन तट क्या है, संकुचित हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें मगन तट जो सीमांत सागरों में आता है, इसमें हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, डेविस जलडमरू इत्यादि देखें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आते हैं। ये क्या है, इसके साथ सीमांत सागर हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य अटलांटिक कटक की, जो क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन ही जो इसमें आता है कि मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार पाया जाता है, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट डालकर नोट कर लेना कि जो मध्य अटलांटिक कटक है इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बॉबेट द्वीप तक, ठीक है, उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बॉबेट द्वीप तक किस शेप में है, एस अक्षर की शेप में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ कहीं भी सागर तल से यह 4,000 मीटर से नीचा नहीं जाता है। हालांकि इस कटक में कभी पश्चिम तो कभी पूर्व की ओर झुकाव देखने को मिलता है, परंतु इसकी मध्यवर्ती स्थिति सदा ही बनी रहती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हो सकता है कई बार यह पश्चिम की ओर कई बार पूर्व की ओर इसका झुकाव देखने को मिले, परंतु इसकी जो मध्यवर्ती स्थिति है यानी कि ये बीच में एस शेप का है, ये स्थिति इसकी हमेशा बनी रहती है। इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इसमें पुट होता है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में इस कटक को क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में इस कटक को डॉल्फिन उभार, यानी कि ये आप मान लो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, तो जो एस की शेप में फैला हुआ है, तो उत्तर में तो इसको क्या बोलते हैं, डॉल्फिन। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि भूमध्य रेखा के उत्तर में इसको डॉल्फिन उभार और दक्षिण में इसको चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कटक को किस नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि चैलेंजर कटक जाना जाता है भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर, दोनों में या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी मतलब ऐसे डाल सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जो मध्य अटलांटिक कटक है उसको जो डॉल्फिन उभार और दक्षिण में इस कटक को क्या है, चैलेंजर उभार कहते हैं। और वहीं अगर हम इसके बाद बात करें जो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है, तो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच इस कटक को क्या है, विविल टॉमसन कटक कहा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि विविल टॉमसन कटक किसको कहा जाता है, वो भी मध्य अटलांटिक कटक को ही कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ग्रीनलैंड के दक्षिण में यह कटक चौड़ा हो जाता है और चौड़ा होने पर इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या है, ये मध्य अटलांटिक कटक के नाम हैं जो क्या है, अलग अलग नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में पुट होते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें वो है बेसिन्स, मध्य अटलांटिक कटक की द्रोणियाँ जिसको बोलते हैं। तो मध्यवर्ती अटलांटिक कटक द्वारा अंध महासागर के दोनों और विस्तृत द्रोणियों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसके दोनों तरफ ही वृहद द्रोणियाँ और फिर कई पुनः छोटी छोटी द्रोणियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी द्रोणियों में तो आती है लेब्राडोर की द्रोणी। जो लेब्राडोर है, अगर लेब्राडोर की बात करते हैं तो लेब्राडोर की जो द्रोणी है यह क्या है, उत्तर में ग्रीनलैंड के जलमग्न तट तथा दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड के उभार के बीच में। आप लोगों को अगर वर्ल्ड का मैप ध्यान हो तो यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर क्या है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का न्यू फाउंडलैंड तट है। और न्यू फाउंडलैंड तट की खासियत कि यहाँ पर मछलियों का बहुत बड़ा यहाँ पे उत्पादन केंद्र है, मछलियों का यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मछलियों का उत्पादन होता है, या फिर मछलियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जो न्यू फाउंडलैंड का तट है और ग्रीनलैंड है, तो इसके क्या है, उत्तर में ग्रीनलैंड के जलमग्न तट तथा दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड उभार के बीच 4,000 मीटर में 4,000 मीटर की गहराई तक यह 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैली हुई है। ये तो है लेब्राडोर द्रोणी। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका द्रोणी की,
जो उत्तरी अमेरिका द्रोणी है यह है उत्तरी अंध महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, उत्तरी अंध महासागर की है। और इसका विस्तार भी अगर देखिए 12 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी अमेरिका के तट पर 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में 5000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसके बाद आता है ब्राज़ील द्रोणी। तो ब्राज़ील दक्षिणी अटलांटिक कटक में महासागर में आ जाएगी। स्पेनिश द्रोणी क्या है, मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व में आ जाएगी, अरेबियन प्रायद्वीप के पास से स्थित। स्पेन जो यूरोप महाद्वीप में है तो उसके पास आ जाएगी। इसके बाद उत्तरी तथा दक्षिणी किनारी बेसिन, जो उत्तरी और दक्षिणी किनारी बेसिन है, इसकी बात करें तो यह 2 वृत्ताकार द्रोणियों से मिलकर बनी है जिसका विभाजन उच्च भाग द्वारा होता है। कैपवर्ड द्रोणी तो मध्य अटलांटिक कटक तथा अफ्रीका के मध्य आ जाएगी। इसी के साथ गायना द्रोणी जो है, गायना का जो कटक है वह सियरा लियोन के मध्य में आ जाएगा। इसके अलावा और भी द्रोणियाँ हैं, जैसे अंगोला द्रोणी हो गई, अफ्रीका के तट से प्रारंभ होती है। कैप बेसिन हो गया, यह भी मध्य अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। अंगुला हास द्रोणी है, यह उत्तर महाशांत द्वीप में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, ये अंध महासागर की कुछ द्रोणियाँ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें महासागर के गर्त कौन कौन से हैं अंध महासागर के, तो अंध महासागर के दोनों तटों के सहारे अभिनव वलन की अनुपस्थिति के कारण क्या है कि अभिनव समय में, यानी कि अभी कुछ समय भी अभिनव समय में वलन की अनुपस्थिति रही है, यानी कि वलन की क्रिया नहीं हुई है, तो उसके कारण यहाँ पर गर्तों की क्या है, कमी पाई जाती है, यानी कि गर्त यहाँ पर कम पाए जाते हैं। मरे ने बताया हुआ है, मरे महोदय ने, कि उनके अनुसार 3000 फैदम से अधिक गहरी 19 गर्त यहाँ पे क्या है पाए जाते हैं। 3000 मीटर की 3000 फैदम के से अधिक गहरी हैं जो 19 गर्त यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनमें अगर देखें प्रमुख गर्त कौन कौन से हैं, रेस गर्त हो गया, पोर्टोरिको गर्त, रोमांस गर्त, और भी आ जाते हैं जैसे वॉल्डविया गर्त, बुचानन गर्त, मौसले गर्त, चुन गर्त इत्यादि क्या हैं, ये कुछ गर्त देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सीमांत सागर की, जो अंध महासागर है, तो यहाँ पे क्या है, सीमांत सागरों में रूम सागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, वॉल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये क्या है मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये थे अंध महासागर के नित्तल के उच्चावच, यानी कि बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो आई होप कि आपको इसके जो उच्चावच हैं उसमें समझ आ गया होगा। इसमें जो मेन आप ने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है मध्य अटलांटिक कटक, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी तो मतलब भी जैसे अन्य प्रशांत महासागर में भी अपने देखे मगन तट, ढाल, गर्त जो भी थे उसके तरह ही इसमें भी पाया जाता है, लेकिन जो इसमें मध्य अटलांटिक कटक है तो उसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप अच्छे से ज़रा नोट कर लेना। थैंक यू।